जी शुरू करें जी। जी सर, कॉस्ट मॉडल अगर है तो कैरिंग अमाउंट और सेल प्रोसीड्स का डिफरेंस है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो विदाउट एनी डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट और सेल प्रोसीड्स का फर्क है, लेकिन उस केस में फिर कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर होगी। कर लेंगे ऑप्शन 2 मिलियन, लेकिन लॉस है उधर फेयर वैल्यू मॉडल में। एनी कंफ्यूजन? फेयर वैल्यू मॉडल में फिर डेप्रिसिएशन है। नंबर 2 करें। एनी कंफ्यूजन इन वन? इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड हुआ, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल अगर है तो ये कॉस्ट ही कैरिंग अमाउंट बनी। फेयर वैल्यू 300, कितना गेन 100, कितनी डेप्रिसिएशन 0। ठीक है, फोर्थ करें। गेन इन यूज याद है? अगर जेन में नहीं आएगा तो पेज रख लें सामने, वैसे तो मेरा ख्याल है याद हो गया होगा। पढ़ लें, करें कंप्लीट। किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड में जा रहे हैं? IAS 16 से IAS 40 क्या करके जाते हैं, किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? IAS 16 के मुताबिक 3.5 क्या आया? सरप्लस आया। क्या करेंगे सरप्लस का? डबल एंट्री बताएं। सरप्लस डेबिट, जाने दें आपको बात करिए, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, लेकिन इस ऑप्शन में तो है ही नहीं कोई ऑप्शन ऐसी। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम याद रहेगी यार, कहाँ होती है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एंड में आपके लेवल पे उसमें क्या चीज आती है? पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है? हाँ जी, डेबिट क्रेडिट दोनों आ सकते हैं सर, अगर लेकिन क्रेडिट है तो पॉजिटिव आएगा और डेबिट है तो नेगेटिव आएगा। वहां से होके कहाँ जाएगा? चेंजेस इन इक्विटी में, सरप्लस के कॉलम में, प्रेजेंटेशन में भी आ जाएगा। याद है? अभी फाइनल करना है यार चीजें। तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम अगर लिखा हो तो ये बेसिकली सरप्लस की बात हो रही है शायद आपके लेवल पे। 6 करें जी, ऑनर स्टूडेंट्स, ठीक है प्लीज। डिस्पोजल का गेन कहाँ जाना है? अगर IAS 16 में कोई डिस्पोजल हो रही हो
तो उसका गेन लॉस कहाँ जाना है? वो भी प्रॉफिट लॉस में। 7। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, बाय डिफॉल्ट सी है, अनलेस पता चल जाए कि अलहदा नहीं बेचा जा सकता। ठीक है, बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अगर ओनर ऑक्यूपाइड और कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो जितना जितना हिस्सा उस पर रिस्पेक्टिवली स्टैंडर्ड लगना चाहिए, सवाई इसके के पता चल जाए कि वो हिस्से अलहदा नहीं बेचे जा सकते। क्या हम आंसर है जी 7 का? 8। इनिशियली चाहे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, चाहे इन्वेंट्री हो, इनिशियली कॉस्ट पे वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के मॉडल्स हैं। ऑप्शन 9, अच्छी सी कोशिश करें। हाँ जी ठीक है, गुड एफर्ट। अब ये सी मींस आपने लॉजिकली शायद सोचा कि क्या नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन बहरहाल इसको रिवीजन में रखना चाहिए। 10 जल्दबाजी में ना कीजिएगा, इसने हो जाना है, कंसंट्रेट करिएगा। और अगर जरूरत पड़े तो IS 40 का पहला दूसरा पेज साथ रख लें। क्या ख्याल है? ये जो है ये क्या है? अगर एम्प्लॉय के पास है प्रॉपर्टी तो चाहे वो रेंट दें या ना दें, IS 16 है। सी, प्रॉपर्टी बना रहे हैं ताकि इस्तेमाल कर सके, सॉरी इन्वेंट्री बेच सकें इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डी ठीक है, एक ऐसी लैंड जिसका इनडिटरमिन्ड यूज है अभी, तो फिलहाल उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रखेंगे। अब 12 भी इसी तरह का जरा ढूंढे सही, बल्कि सेम ही है। एक ऑपरेटिंग लीज वर्ड मेरे ख्याल है पहले भी आया होगा, अगर नहीं आया तो ये लिखना ही, ऑपरेटिंग लीज डेफिनेटली एक स्टोरी है, लेकिन आपके लेवल पे इसका सिंपली मतलब रेंट है, अंडर रेंट, अंडर रेंट एग्रीमेंट। लीज वर्ड आया हो शायद, तो लीज या ऑपरेटिंग लीज ये रेंट एग्रीमेंट है। जी सर। BD सेम ही है, कुछ वर्ड बस डिफरेंट है। 13। ढूंढे डिस्क्लोज वाला पेज ढूंढे, वैसे सही होना चाहिए था ये। क्या फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर देना? डिस्क्लोजर फिर भी देना चाहे कॉस्ट मॉडल में हो, डेप्रिसिएशन मेथड भी बताना है, कैरिंग अमाउंट की रिकंसिलिएशन करनी है, और रेजिडुअल वैल्यू का डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। ये ढूंढे जरा, ढूंढ के रखे ना साथ में। IS 16 IS 40 में कंपलसरी डिस्क्लोजर है फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का भी, अगर कॉस्ट मॉडल है तो मिल जाएगा। कौन सा पेज है डिस्क्लोजर वाला? वॉल्यूम 1 में होगा, 117।
178। ये किस मॉडल के डिस्क्लोजर की बात हुई है? तो ये एंड में मेरा ख्याल है, पेज के एंड पे। अगर कॉस्ट मॉडल है तो डेफिनेटली फेयर वैल्यू के बेस पे पेंट्री तो नहीं करेंगे, लेकिन इवन देन शेयर होल्डर्स को फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, 14 फाइनल करें। ये पेज नंबर 2 देखें, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पेज 2 है। इनिशियल कॉस्ट में ओपनिंग सेरेमनी, बल्कि ढूंढे जरा पेज को, इतना पढ़ लेना। सेकंड पेज होगा, सेकंड पेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन सा नंबर है? 173 पर ढूंढे। कॉस्ट में क्या क्या आता है, और नीचे फिर एक लिस्ट भी बनी हुई है कि कॉस्ट में क्या नहीं आता। ये सेलिब्रेशन के खर्चे आएंगे सर। अगर खुशी मनाई गई है तो प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस आएगा। ऑपरेटिंग लॉसेस, अब नॉर्मल वेस्टेजेस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स आएगा। ये ऊपर लिस्ट में है, ऊपर। हमने क्या ढूंढना था? जो आएंगे या नहीं आएंगे। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स ही है इसमें। इसका पेज नंबर क्या है? पेज 1, 3। और ये जो डिस्क्लोजर था इसका पेज 178 था। ये लिख लें यार, जब भी इधर आए तो एक नजर दोबारा उन पेजेस पे नजर दौड़ाए। एनी कंफ्यूजन? आइए 36 ढूंढना जरा, साथ ही है। 34 पेज इसी के साथ ही है। जी ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चले सर, काफी अच्छी रिवीजन हो सकती है इसमें, बेस्ट एफर्ट कीजिएगा। आइडियली याद होने चाहिए वैसे, लेकिन जहां ये याद ना है ढूंढ लीजिएगा। If the fair value less cost to sell of disposal cannot be determined, if fair value less cost to sell cannot be determined, क्या करेंगे? ये पेज नंबर्स ढूंढ के बताने दीजिए किन किन पेजेस में चीजें सारी। सेवन 8 पेजेस वगैरह, पहला पैराग्राफ होना ऊपर, 8 के स्टार्ट होगा शायद। If fair value less cost to sell cannot be determined, 8 का स्टार्ट है या 7 का स्टार्ट? 10 का जा रही थी, 10 का स्टार्ट। ये 10 के स्टार्ट पे थर्ड पॉइंट, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ना मिल रही हो तो किसको वैल्यू यूज समझे? वैल्यू यूज का रिकवरेबल अमाउंट समझे।
बताएं कौन सी ऑप्शन? ठीक है, बी। असूलन रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? लेकिन अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं है तो फिर वैल्यू यूज ही कैलकुलेट करें और वो ही हायर हो जाएगी फिर। नंबर 2, ये इन्हीं पेजेस पे अब आपको ये सब कुछ मिलना है तकरीबन। ये पेज नंबर 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10। दो इंडिकेटर्स ढूंढे विच आर इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट। स्पीड अप हो। पेज नंबर 9, 8 के एंड पे, सॉरी। जी सर। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंडिकेशन, इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इंडिकेशन है, डैमेज इंडिकेशन है, मैनेजमेंट टेंशन टू रीऑर्गेनाइज। अच्छा, उसने एक्सटर्नल इंटरनल ही पूछी, मिक्स ही पूछ रहा है। डैमेज इंडिकेशन है सर, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज बिजनेस। ऑप्शन कौन कौन सी? सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 करें। नॉट एन इंडिकेटर ढूंढना है। अनएक्सपेक्टेड फॉल इन मार्केट वैल्यू तो इंडिकेटर है यार। एडवर्स चेंजेस इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी इंडिकेटर है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल मार्केट, डी में थोड़ा सा उसने गेम चलाई है। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स बीइंग हायर इंडिकेशन है, बीइंग बिलो द मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिकेशन नहीं। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? वाई? कैरिंग अमाउंट का ज्यादा होना इंडिकेशन है या कम होना? इससे ज्यादा होना इंडिकेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को कहते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 करें, इसमें वर्किंग करें। जी ठीक है, फिर ऑप्शन। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 43,000। वैल्यू यूज गिवन है कितनी है? 3865। सिलेक्ट किसे किया? हायर ऑफ 43,000। कैरिंग अमाउंट गिवन है। नए एसेट की कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है, हमने ये देखना है कि पुराना एसेट कितने पे बिकेगा। ये ऑप्शन बी। ओके, 5 कर। ये इस तरह के जो थ्योरेटिकल आ रहे हैं इनको साथ बुक से रिलेट करें। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एडवर्स इम्पैक्ट इंडिकेशन है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंडिकेशन है। कैरिंग अमाउंट हायर देन नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस इंडिकेशन है। डी। डी बी इंडिकेशन है। डी उसने खुद ही बनाई हुई है, तो डी इंडिकेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स आर, ये अच्छा सा गेस करें जरा। ये मेरे ख्याल बाद में ये याद ही करना पड़ना। ट्राई करें, वैसे हो सकता है आपका गैस सही हो जाए ना।
ऑप्शन ए सर, इसमें फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स की कोई बहस नहीं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो एसेट को बेचने माने, उसमें एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स और फाइनेंस कॉस्ट बहस में नहीं है, लेकिन इसे 12 रिवीजन में रखा है। कौन सी ऑप्शन है जी इसमें? 7, सॉरी 8। वैल्यू यूज की डेफिनेशन फाइनल करें। ये पेज नंबर 6, 7 वगैरह पे ढूंढे, वहां शायद वर्ड्स भी पूरे लिखे हुए। वैसे तो शायद याद आना चाहिए। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल। ओके 9। ये भी ढूंढने जरा, ये इस तरह के पॉइंट्स है, पॉइंट पेज नंबर 6 पे भी हो शायद, और पेज नंबर 8 पे भी शायद हो। IAS 36 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, सही कोशिश करनी है और ढूंढ के भी देखना जरा। ऑप्शन डी है सर, आपके लेवल पे ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे है, इंटेंजिबल एसेट्स पे है, एक और जगह पे भी वैसे है। हाँ जी, IAS 40 पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, लेकिन कब एप्लीकेबल है? अगर कॉस्ट मॉडल है और इन्वेंट्री पे नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सी बनी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है? डी। ऊपर जब बी लिखा हो ना, फाइनेंशियल एसेट्स में सब में रिसीवेबल्स भी आते हैं, तो फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूडिंग सारे फाइनेंशियल एसेट्स पे नहीं है, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट पे है, तो डी। ट्राई करें 10। पहला वैसे आप सिलेबस में नहीं है, लेकिन चलो, इंटेंजिबल एसेट्स की डिटेल नहीं है आपके पास, लेकिन शायद उसकी रेलेवेंस भी नहीं है। आप सेकंड और थर्ड बताएं ट्रू। If fair value less cost to sell exceed carrying amount, there is no need to calculate value use, सही कहता है। Impairment is charged to the statement of profit loss unless it reverses a gain that has been recognized in equity, in which case adjust against our surplus। सही कह रहा है, तो यही इसका आंसर है, सेकंड और थर्ड ही चाहिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन ये 3, स्टेटमेंट नंबर 3 ठीक है वैसे। लॉस कहाँ जाता है, लेकिन अगर सरप्लस पड़ा हो तो उसके साथ ऑफसेट हो जाता है, और वन तो वैसे ही आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? ऑप्शन 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 हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। जब एक्सटर्नल इंडिकेटर्स ढूंढने हैं जिन दो में से, पेज 8 देख के सर, 7 शायद, 7 8 9 8 ही। अब बार बार ही आने हैं, जरा कंडीशन को फाइनल करना जरा। पहला इंडिकेटर है एक्सटर्नल है, दूसरा इंडिकेटर तो है लेकिन इंटरनल है, तीसरा डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वन और मोर एसेट्स। हमने कौन से ढूंढने हैं? तो पहला मार्केट वैल्यू डिक्लाइन, और चौथा इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना। कौन सी ऑप्शंस बनी? ए डी। 14 में एक, बल्कि 15 है, 15 कोशिश करें। अब ये पेज नंबर 10 की काफी डिस्कशन आनी है। While calculating the estimates of future cash flows, which of the following cash flows should not be included? वो एक हेडिंग है ऊपर, कैश फ्लोज नॉट इंक्लूडेड, उसको जरा कोशिश करें, जरा ध्यान रख के।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं? जी कैश फ्लोस फ्रॉम डिस्पोजल कंसिडर करते हैं? कंसिडर करते हैं सर। इनकम टैक्स पेमेंट्स ना इनकम टैक्स करते हैं और ना ही फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट कंसिडर करते हैं। सी कंसिडर करते हैं कैश फ्लोस फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेट, जो चीजें एसेट बना रहा है, और मेंटेनेंस के खर्चे कंसिडर करते हैं। इनकम टैक्स पेमेंट्स कंसिडर नहीं करते। 21 which of the following is covered by 36? भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब कंसिडर होती है? और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो फिर ना डेप्रिसिएशन है और ना ही इम्पेयरमेंट की कोई बहस है। वंस अगेन एक अच्छी एफर्ट करें 22 पर। इस पे नहीं है। नहीं, गुडविल तो वैसे ही उसने लिख दी है, गुडविल पे एप्लीकेबल है, सिलेबस में नहीं। अब अपने सिलेबस के मुताबिक ढूंढना है। सी ही बनेगा आपके सिलेबस के मुताबिक। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट फेयर वैल्यू। गुडविल पे वैसे एप्लीकेबल है, लेकिन वो FA2 में आपके सिलेबस में। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू पे तो उस पर एप्लीकेबल ढूंढना वैसे क्या था, एप्लीकेबल है या नहीं है। I36 नहीं कवर करता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरिड एट फेयर वैल्यू। 24 डेफिनेशन होने ये पता आपको। थोड़ा थोड़ा बीच में उसने डिफरेंस क्रिएट किए। पहले दो में अनडिस्काउंटेड का मसला है, और चौथे में हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, फ्यूचर कैश फ्लोज है। कौन सी ऑप्शन बनी? 25 करते हुए पेज नंबर 10 का सहारा जरूर लें। और जो ढूंढेंगे मुझे बताना भी ये कहाँ है। पहले सोच ले रहा है क्या। नॉट कंसिडर्ड इन कंप्यूटिंग वैल्यू यूज। ऊपर जो लिखी हुई हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू यूज में सेकंड पॉइंट जो है वो पहला यहाँ एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशंस। फिर टाइम वैल्यू मनी उधर ही 3 है। प्राइस फॉर बेयरिंग अनसर्टेनिटीज। लेकिन नीचे अगर आप आएंगे ना, कैश फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड में आखिरी, कैश flows that are expected to arise from future restructuring to which entity is not yet committed, तो डी टिक लगाएंगे पेज नंबर 10। और लास्ट पॉइंट कहूँ या क्या कहूँ, इस लिस्ट में लास्ट है। कैश फ्लोज फ्रॉम फ्लोज टू बी एक्सक्लूडेड में लास्ट पॉइंट है, मिल जाएगा। इसी तरह जो 26 है ना, ये भी ढूंढने तरह कहीं आखिरी लाइनों में ये वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है। अच्छा, ये वैसे याद है प्री टैक्स लेना है या पोस्ट टैक्स लेना है? लेकिन प्री टैक्स कौन सा लेना है ये भी जरा आखिरी लाइन है पेज नंबर 10 के एंड पे। एग्जैक्टली वर्ड जरा ढूंढना, आखिरी लाइनें जो है। डिस्काउंटेड मस्ट बी प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट द करंट असेसमेंट ऑफ। आगे जो लिखा है उसको रिलेट करें, कहां से कौन सा बनेगा ये।
that reflects a market assessment of time value money and risk specific to क्या assets। ढूंढने जरा, मेरा तो पहले सारी सही है। सेकंड में क्या मसला है? हाँ जी, एंटिटीज कंपेटिटर। थर्ड में क्या मसला है? पोस्ट टैक्स है। डी में क्या मसला है? हाँ जी, एंटिटीज असेसमेंट नहीं, मार्केट असेसमेंट एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट। लेकिन इसे रिवीजन में रखना चाहिए। ए टिक लगा लें। पेज नंबर कौन सा है, किस जगह है? लास्ट पैराग्राफ जी। ओनली सोर्स बिल्डर 27। ये ना गलत कर दीजिएगा यार। रिकवरेबल अमाउंट मोर देन या लेस देन? जाने दें यार, ये तो मोर देन नहीं होता। कैरी अमाउंट मोर देन और रिकवरेबल अमाउंट लेस देन अगर हो जाए तो क्या कहलाएगा एसेट? डी। 28 29 जरा इकट्ठे करें। इंटरनल ढूंढना है और इन 28 में और 29 में एक्सटर्नल ढूंढना है। वैसे मेरा ख्याल बार बार पढ़ लिया आपने, जरा बगैर पेज नंबर 8 पे देखे, जरा ट्राई करें। कौन सा इंटरनल? पहला एक्सटर्नल है। क्या ऑप्शन बनेगी? बी ठीक है। 29 प्लीज। 29 एनी कंफ्यूजन? चलते जाए। 30th 31st। ये भी पेज नंबर 9 पे ढूंढ के बताइए। नॉट परमिटेड एज कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। बल्कि शायद वहां सही ना लिखा हो, वैसे ढूंढा। बेचने के खर्चे, सी टिक लगाए। एम्प्लॉइज की सैलरी, मशीन को खाड़ने के खर्चे होंगे। ऑक्शनर कौन होता है? बोली लगाने वाला जिसे बेच रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाँ जी, ये तो बेचने के खर्चे हैं। आ रखना अभी जी, रिपीट हो रहा है शायद। 32 क्या ना हो तो क्या ही क्या है? बिल लेस कॉस्ट टू सेल ना हो तो रिकवरेबल अमाउंट ही वैल्यू इन यूज है। कैलकुलेटर पकड़ें, 37 की वर्किंग करें और एक छोटी सी चीज जरा याद आनी चाहिए, ट्राई करें। वैल्यू इन यूज कैसे निकालेंगे? याद आ जाएगा न्यूटी? कब यूज होता है न्यूटी? अब ये 4 सालों की अमाउंट है, 3,50,000 सेम है, पर एनम है, तो 3,50,000 एन्युटी का फार्मूला याद है? पेज नंबर 7 देखें जरा। 1 - 1 + 0.1 - 4 क्या है वैसे एन्युटी का फार्मूला जरा? 1 - 1 + इंटरेस्ट रेट - n डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है प्लीज। इंटरेस्ट रेट था 10%, -4 आंसर। वैल्यू यूज कितनी आती? 1109,453। सिलेक्शन किसकी हुई? फायर ऑफ। और कैरिंग अमाउंट है 15 लाख।
-1109,453,390,547 approximately option B. Any confusion? जर्नलिस्ट आपको होगी? फाइंड अप करें जी 38। ये भी पेज नंबर 10 देख के जरा। $37 फाइनल है जी। एन्युटी यूज करना आता है कैसे किए? 38 से नॉट इंक्लूडेड। अभी थोड़ी देर पहले शायद बात हुई है, पेज 10 देख के बताएं। मेंटेनेंस के लेते हैं, कंटिन्यूइंग यूज के कैश फ्लोज लेते हैं, डिस्पोजल के लेते हैं, एनहांसिंग के नहीं लेते हैं। कौन सा पेज है? पेज 10। एक्सटर्नल इंडिकेटर ढूंढे कोई। एक्सटर्नल इंडिकेटर ठीक है अल्फा स्टूडेंट्स। 42 दो इंटरनल ढूंढना। नहीं अब देखने की जरूरत पड़ रही है, कुछ याद हो गए। सी डी ठीक है। एनी कंफ्यूजन जी? गुनू कैश ढूंढे जी। गुनू कैश में है कोई शो डिस्कस करने वाला? पेज नंबर बताएं। कल वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे? मोहानी तो हो गया ना फाइनल? छोटी छोटी चीजें फाइनल रखें सर। मोहानी फखर में IAS 40 अप्लाई हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, लेकिन पॉलिसी जब चेंज हुई है तो रेट्रोस्पेक्टिवली हुई है। पिछले सालों में गए हैं आप, लेकिन जब IAS 16 में रिवैल्यूएशन होती है तो पिछले सालों में नहीं, जहां रिवैल्यूएशन हुई वहां से आगे प्रोस्पेक्टिवली है। IAS 16 प्रोस्पेक्टिवली है और IAS 40 रेट्रोस्पेक्टिवली है। ये गुनू कैश का पेज नंबर बताइए जी। पॉइंट नंबर 3 कहा जा रही थी, जरा पॉइंट नंबर 3 पढ़ दें। बल्कि रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? किस किस का नोट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट कैसे बनेगा? जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर से हम रख के स्टेटमेंट फॉर्म में बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना यार जी। पॉइंट नंबर 3, 3 सिमिलर शोरूम खरीदे गए। एक करवा दे तरफ कोशिश। कब खरीदे गए? टोटल कॉस्ट 300 मिलियन, 900 मिलियन। कितने थे? 3 थे। 40% cost is attributed to the value of land. Each of the showroom can be leased out separately का मतलब अलग अलग रेंट पे दिया जा सकता है and has the useful life of 10 years with no residual value. GL is using showroom for own one showroom तो own products के लिए है, तो ये शोरूम कहाँ चला जाएगा?
ये शोरूम तो मेरा ख्याल है चला जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, while the other showrooms are held to be leased out। ये कहाँ चले जाएंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो कितने हो जाएंगे शोरूम? कैलकुलेटर पकड़ा। 900 डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 क्यों किए? मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? On 1st March 2022, the two showrooms were given on monthly rent of ₹4 million। ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसका भी डिस्क्लोजर होता है पेज नंबर 1। अभी कौन सा बता रहे थे आप डिस्क्लोजर वाला? तो अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे हो तो जो रेंटल इनकम होती है उसका कोई डिस्क्लोजर होता है? तो उसका एक डिस्क्लोजर आ गया। देन फेयर वैल्यू ऑफ द ईच शोरूम इज इंक्रीज्ड बाय 3 million ईच मंथ। हाँ, 3 फेयर वैल्यू ऑफ द ईच शोरूम इज इंक्रीज्ड बाय। अब कितने शोरूम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? कैलकुलेटर पकड़ा। 3 million इंटू 2 करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे या 10 करेंगे? ये रेंट क्या है? 30 जून 2022 है और खरीदे कब थे? हर महीने 3 मिलियन बढ़ा ना, तो कितने महीने? तो फेयर वैल्यू कैसे क्या बनेगी? बल्कि फेयर वैल्यू नहीं, सीधा इंक्रीज है शायद। ये फेयर वैल्यू इंक्रीज दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, या फेयर वैल्यूज दी हुई है? फेयर वैल्यू ऑफ द ई शोरूम इज इंक्रीजिंग। ये 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या है? 2 शोरूम 3 मिलियन क्या है? फेयर वैल्यू का इंक्रीज है और हर महीने इंक्रीज है, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 करके आप गेन कैलकुलेट कर लेंगे 54। एंट्री बता दें 54 की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 54 ऐड हो जाएगा और फिर 654 इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है प्लीज? ठीक है राय साहब जी। पेज नंबर 218 है जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए कौन सा मॉडल था? हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिवोल्यूशन था, बाकियों के लिए मेरा ख्याल है कॉस्ट ही था जी। और किसी जगह इशू? और कोई कल के लिए क्या चीज थी? नहीं, और तो नहीं कोई इशू। चले घर के लिए फिर कल के होमवर्क लिखा जरा। एक इससे पहले तो नहीं मैंने कहा, एक बुलान देख लीजिएगा पेज नंबर 76। बनी ईयर, एक बनी ईयर, एक सेकंड देख लें, फाइनल कर लें। बनी ईयर का पेज नंबर बताएं वॉल्यूम 2 में। 199। और क्या? वो कल एक पेज दिया था जो, वो जरा कॉपी करवा दें। हुआ वो? एक सेकंड, वो एक छोटा सा पेज दूंगा, वो जरा वापसी पे लेके जाइएगा। और तो नहीं कोई पुरानी चीज डिस्कस होने वाली? रेक्टिफिकेशन का एक मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें रिवीजन प्लान में। रेक्टिफिकेशन का चैप्टर ढूंढना जरा। कल पे कोशिश करेंगे जरा रेक्टिफिकेशन पे थोड़ा टाइम लगाएं और आए रिवैल्यूएशन पे। रिवीजन प्लान में एक रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन दिया था मैंने। पेज नंबर 91 पे, वॉल्यूम 2 ही है मतलब। नाल्टर। इसका आंसर नहीं है बुक में, मैं मेरे ख्याल अभी शेयर करवा देता हूँ, ये आप जरा ट्राई करें जरा, इसको फिर कल डिस्कस कर लेंगे। पेज नंबर 91, वॉल्यूम 2, नाल्टर के नाम से है।
तो लेकिन इसका आंसर बुक में नहीं है, मैं इसका फिर सॉफ्ट कॉपी में भी आपके साथ पीडीएफ पे शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों का रखना जरा। कौन कौन से क्वेश्चंस कह रहा हूँ? बोलान, बनी है, नाल्टर, और एक जरा सिनेरियो सा छोटा सा पेज है, वो अभी आपको पेज तो अभी शेयर हो जाएगा। जस्ट एक मिनट जरा आज मैं जरा उसको कह दूं जरा। नाल्टर बुक में मेरा ख्याल इसका आंसर इस तरह की चीजों को सही टाइम दें। मुझे खतरा यही लगा आपसे डिस्कशन करके, एक ये नाल्टर के नाम से क्वेश्चन है, इसका बुक में आंसर नहीं है। आपके पास दूसरी बुक भी होगी जिसमें आंसर है सारे। तो ये नाल्टर जरा पेज नंबर 91 पे रेक्टिफिकेशन का, ये जरा देखें पीडीएफ में इसका जो दूसरी बुक्स है उनमें इसका आंसर जरा शेयर करना, जरा जरा चेक करने है। हाँ जरा देखें जरा। मुझे जो आपके साथ डिस्कशन करते महसूस हुआ, आपने अभी आज जो टॉपिक्स किए हमने IS-20, IS-40 ने थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा हुआ। IS-8 थ्योरेटिकली आपने स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े हुए, आप बस सवाल लगे हुए। तो सवाल मेरा ख्याल हो गए जितने होने थे। मैंने बहुत से पेजेस को रीडिंग के लिए भी कहा हुआ है, तो उनको जरा प्रॉपर रीडिंग करें। तो आपके सामने ही है, अगर रीडिंग हुई हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हो जाती हैं। और अभी वो जो मिस्टेक आपने की है IS-20 में, और जो अभी गवर्नमेंट ग्रांट रीपे हुई है, तो मेरा ख्याल है वो नहीं होनी चाहिए थी अब इस वक्त। अगर आधी रीपे हुई है तो ये याद आना चाहिए था। ये तो कई दफ़ा क्वेश्चंस आपने पेजेस रिवाइज किए थे, तो क्वेश्चंस अब जितने मेरे ख्याल है करने थे आप लोग कर चुके हैं। अब बस रिवाइज करें चीज़ें और इसे थ्योरेटिकली पढ़ें, और कल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद एक तो मंडे को मॉक है, मंडे ट्यूसडे जिस दिन भी है एक वो दें, और अगर थोड़ी सी हिम्मत करके जरा एक सिर्फ एमसीक्यूज का भी दे दें, वो चाहे वेडनेसडे को दे दें। सिर्फ एमसीक्यू जरा ये जितने पढ़े हमने इनको कोई 2-3 घंटे बैठ के किसी दिन रिवाइज कर लें, ताकि ये भी फाइनल हो जाए। जस्ट एक मिनट बस बता दें। इन एमसीक्यूज में वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट नहीं आई है, लेकिन वो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट पढ़ी थी कल मैंने कहा था। और इस तरह की चीजें टिप्स में होनी चाहिए कि रिवर्सल हो रही है, कॉस्ट मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, कैसे कैसे होना है। छोटी छोटी एग्जांपल सॉल्व हुई होनी चाहिए। मिल गया? ये जरा पीडीएफ इनके साथ शेयर कर दें इसकी। और ये जो अभी सेपरेट एक पेज है वो जरा ले लीजिएगा, और नाल्टर का फिर पीडीएफ शेयर हो जाएगा। ये पहली 3-4 चीजें जरा करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से भी ये करना है, ये जो सेपरेट पेज है।